जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में कक्षा 10th लोकतांत्रिक रणनीति का चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का सलूशन लेकर के हम इस वीडियो में आप सबके बीच में आए हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव के लेसन 3 में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का आंसर हम कराएंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जा रहा है, सही विकल्प का चयन करें या चुनें। 1 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस तरह के लिए जाना जाता है? यानी कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपका, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। दूसरा ऑप्शन है ख, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन ग है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और ऑप्शन घ है, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो दोस्तों आपका इसका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इस समय इंदिरा गांधी जो थी भारत के प्रधानमंत्री पहले से ही थी और इस समय सबसे बड़ी घटना हुई थी कि इन्होंने ही भारत में 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किया था। और इस समय इंदिरा गांधी के सरकार को हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था दिल्ली से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन होगा 1960 के दशक में, ऑप्शन ख है 1970 के दशक में, और ऑप्शन ग है 1980 के दशक में, और आपका ऑप्शन घ है 1990 के दशक में। तो दोस्तों आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। आपका ऑप्शन ख हो जाएगा 1970 के दशक में। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्त कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन क है मोरारजी देसाई, ऑप्शन ख है नीतीश कुमार, और ऑप्शन ग है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन घ है जयप्रकाश नारायण। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, अभी हम 1 नंबर में ही इसका आंसर दे दिए हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, जयप्रकाश नारायण। चलिए आज का आपका 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? यानी कि सन 1977 ईस्वी में, इससे पहले बता दें कि इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, तो उस समय किसकी पार्टी का पूर्ण बहुमत मिला था? तो आपका ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी की क में, और ख में ऑप्शन है जनता पार्टी की, और ग में ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी की, और घ में है किसी भी पार्टी की नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण ने उस समय क्या कहा था कि इंदिरा गांधी के सरकार को यानी कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो इस तरह से तो कांग्रेस पार्टी ऐसे ही छूट गया। दूसरी बात रह गई कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरी बात है कि जनता पार्टी। तो दोस्तों इसका 4 नंबर प्रश्न है आपका। 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, जनता पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा ख, जनता पार्टी। चलिए आज का आपका 5 नंबर प्रश्न है दोस्त, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यानी कि किससे संबंधित नहीं है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नहीं है जो बात कहा जा रहा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो किससे नहीं है? आपका ऑप्शन ए है अंगू के पेड़ काटने से, ऑप्शन बी है आर्थिक शोषण से मुक्ति से, और ऑप्शन सी है यानी ग, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से, यानी शराबबंदी से आप कह सकते हैं, और ऑप्शन घ है आपका कांग्रेस पार्टी के विरोध में, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, अंगू के पेड़ काटने से इसका जो था अनुमति इसमें नहीं दिया गया था।
यानी कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है आपका अंगू के पेड़ काटने से नहीं था। आपका आंसर क हो जाएगा। चलिए आज का आपका 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त, दलित पैंथर्स, यहाँ पे देखिएगा, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। यानी कि दलित पैंथर्स जो काम कर रहे थे उसमें इसमें से कौन संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन रहा ये दोस्त, क में जाति प्रथा का उन्मूलन और ख में दलित सेना का गठन। यहाँ पे जो है दोस्त सेना है, सेना मिस कर गया है, ये मिस्टेक मतलब नहीं प्रिंट सही से हो पाया है। यहाँ पे दलित सेना का गठन, और ग में है भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, और घ में है औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो दोस्त आपको पता होगा कि दलित पैंथर्स का गठन हुआ था। इसमें जो अत्यंत पिछड़ा जाति है, ST SC जो लोग हैं, इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए दलित पैंथर्स का गठन किया गया था इसमें। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, दलित सेना का गठन। इसमें आंसर हो जाएगा आपका दलित सेना का गठन। ठीक है, यानी कि इसमें जाति प्रथा का उन्मूलन की बात करा गया था दोस्त। दूसरी बात है कि भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति की भी बात करा गया था, और औद्योगिक मजदूरों के भी शोषण से मुक्ति मिले ये भी बात करा गया था। लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात किया गया था, लेकिन इसमें दलित सेना का गठन करने के लिए बात नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न कहा जा रहा है दोस्त, 7 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। 7 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। आपका ऑप्शन क है मोरारजी देसाई, और आपका ऑप्शन ख है जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन ग है महेंद्र सिंह टिकैत, और ऑप्शन घ है चौधरी चरण सिंह। दोस्त आपका भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता में से इसमें आपका जो ऑप्शन ग है यह महेंद्र सिंह टिकैत आंसर हो जाएगा। यह प्रमुख नेता में से एक माने जाते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है दोस्त, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन क है बिहार, आपका ऑप्शन ख है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन ग है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन घ है तमिलनाडु। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ऑप्शन ग हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जैसे कि आपको पता होगा कि नेल्लौर जिला जो था ताड़ी विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ग, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था यहीं से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश से। चलिए दोस्त आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में जो है हैदराबाद ही है। कर्नूल भी इसकी राजधानी नामित किया गया था। चलिए इसकी एक और राजधानी विशाखापट्टनम भी नामित किया गया था। तो शायद इसकी राजधानी अभी वर्तमान समय में विशाखापट्टनम ही हो गया है। हैदराबाद से इसकी राजधानी विशाखापट्टनम वर्तमान समय में इसकी राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए यहाँ पे दोस्त कहा जा रहा है 9 नंबर में, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन क है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, ऑप्शन ख है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, और ऑप्शन ग है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब से, और ऑप्शन घ है गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से। तो दोस्त आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए आज का आपका 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 10 नंबर में कहा जा रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्त, ये जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है क में राजस्थान, ऑप्शन ख है दिल्ली,
और ऑप्शन ग है तमिलनाडु और ऑप्शन ग है बिहार। तो दोस्त आपका सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत 2005 में हुई थी। इस पे राष्ट्रपति का मुहर लग गया था और इस आंदोलन की जो शुरुआत है राजस्थान से शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राजस्थान। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त कि सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है इसका क राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन ख है लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन ग है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना और ऑप्शन घ है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो दोस्त आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख लोकतंत्र की स्थापना करना। आपका इसका आंसर हो जाएगा ख लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए दोस्त आज का आपके में प्रश्न है 3 नंबर, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे मुख्य कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन क है दोस्त पानी की किल्लत में वृद्धि करना, ऑप्शन ख है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि करना, ऑप्शन ग है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि करना और ऑप्शन घ है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि करना। तो दोस्त इसका तो आपका आंसर मालूम ही होगा कि बोलिविया में चल रहा था आंदोलन और उस समय पानी की जो कीमत थी उसका रेट ज़्यादा कर दिया गया था, पानी पर टैक्स लगा दिया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क पानी की कीमत में वृद्धि से बोलिविया में जन संघर्ष हुए थे, इसी का मुख्य कारण है। चलिए आज का आपका 14 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। दोस्त आपका 14 नंबर प्रश्न में कहा रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। जैसे कि भारत है उसी तरह से श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है क में दोस्त, यहाँ पे देखिए 1947 में, ऑप्शन ख है 1949 और ऑप्शन ग है 1948, सॉरी उल्टा हो गया, ऑप्शन क है 1947, ऑप्शन ख है 1948 और ऑप्शन ग है 1949 और ऑप्शन घ है 1950। दोस्त आपका इस श्रीलंका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा इसका आंसर। आपको पता होगा कि श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हो गया था। श्रीलंका उस समय एक देश के रूप में आज़ाद हो गया था और आपको बता दें 4 फरवरी को श्रीलंका जो अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्त कि भारत कब आज़ाद हुआ था और हम आपको आपको बता दे रहे हैं कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था दोस्त। और आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। अगर नहीं आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे फिर से पूछ सकते हैं। चलिए आपका आज का 15 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, राजनीतिक दल का क्या आशय है। आपका ऑप्शन क कहा जा रहा है, राजनीतिक दल का क्या आशय है। क में ऑप्शन है अफसरों के समूह से, ऑप्शन ख है सेनाओं के समूह से, ऑप्शन ग है व्यक्तियों के समूह से और ऑप्शन घ है किसानों के समूह से। तो दोस्त आपका 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग व्यक्तियों के समूह से। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। चलिए आज का आपका 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्त आपका 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी जातीय दलों का होता है। आपका ऑप्शन क है सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन क में दिया गया है सत्ता प्राप्त करना और ऑप्शन ख है सरकारी पदों को प्राप्त करना, ऑप्शन ग है चुनाव लड़ना और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपका 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन को, सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें सत्ता चाहिए और होड़ लगी रहती है कि हमें सत्ता कब मिल जाए, कब हम भारत के प्रधानमंत्री या फिर एक नेता के रूप में उभर जाएं। चलिए, आपका 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, राजनीतिक दलों की दोस्त यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, दोस्त, हमें नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ही इस यहाँ पे हो सकता है, राजनीतिक दलों की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। राजनीतिक दलों की यहाँ पे आप समझ सकते हैं शुरुआत या फिर शुरुआत किस देश में हुई। तो आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपका ऑप्शन क है ब्रिटेन, ऑप्शन ख है भारत, ऑप्शन ग है फ्रांस और ऑप्शन घ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्त, इस प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए, आज का आपका 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है क में सरकार को, ख में न्यायपालिका को, ग में संविधान को और घ में राजनीतिक दल को। तो दोस्त, इसका 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर आपका घ। ये तो आंसर सभी को पता होनी चाहिए, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए, आज का आपका 19 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है जब भी कहे तो इस पर आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। आपका ऑप्शन को है चुनाव लड़ना, ऑप्शन को है सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन ग है प्राकृतिक आपदा में राहत से और ऑप्शन ग है अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य। तो दोस्त, आपका 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, सरकारी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य से। आपका 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। आपका ऑप्शन को है, ऑप्शन को में कहा जा रहा है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। ऑप्शन ख है राजनीतिक दल में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। ऑप्शन ग है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। और ऑप्शन घ है राजनीतिक दल विभिन्न कार्यों, जातियों, धर्मों, समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। तो दोस्त, आपका 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। चलिए, आज का आप प्रश्न 21 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आपका ऑप्शन क है पाकिस्तान, ख में भारत, ग में बांग्लादेश और घ में ब्रिटेन। दोस्त, आपको तो पता ही होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी समय भारत में क्या हो गया था, भारत में लोकतंत्र आ गया था और भारत में बहुदलीय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। समझ पा रहे होंगे भारत में, तो इस तरह से भारत आंसर होगा नहीं, और पाकिस्तान भी नहीं होगा, और बांग्लादेश में तो जान ही रहे हैं यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ब्रिटेन में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे अभी राजपाट ही चलता है, एक राजा के बाद में एक राजा। चलिए, आपका 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार यानी कब बनता है। आपका ऑप्शन क है एक दलीय व्यवस्था में, ऑप्शन ख है बहुदलीय यानी द्विदलीय व्यवस्था में, और ऑप्शन ग में दिया गया है बहुदलीय व्यवस्था और घ में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था जो है वह क्या होती है, सरकार की
गठबंधन की सरकार में बहुदलीय व्यवस्था होती है। चलिए आपका 23 नंबर प्रश्न में आते हैं। 23 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, किसी भी देश में राजनीति स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है। यानी कि किसी देश की राजनीति में क्या आवश्यक नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन क है, दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग। ऑप्शन ख है, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ग है, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा उसकी सहमति देना। और घ में है, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो दोस्त आपका 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। आपका 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। ऑप्शन क है, राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना। ऑप्शन ख है, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ऑप्शन ग है, राजनीतिक दलों का जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। ऑप्शन ग है, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो दोस्त आपका 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। यहाँ पे ऑप्शन ख हो जाएगा। कहा जा रहा है, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये क्या होता है, चुनौती होती है राजनीतिक दल में। चलिए आपका 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्त। आपका बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, इसके लिए हमें खेद है। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। यानी दल बदल कानून होता है, किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन क है, संसद एवं विधायकों पर। ऑप्शन ख है, राष्ट्रपति पर। ऑप्शन ग है, उपराष्ट्रपति पर। और ऑप्शन घ है, उपयुक्त में से सभी पर। यानी कि सभी पर लागू नहीं होता, लागू होता है। आपका 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त यहाँ पे ऑप्शन क ही, विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। चलिए आपका 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिए यहाँ पे, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह। कहने का मतलब है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा, यानी चुनाव चिन्ह। यहाँ पे चुनाव चिन्ह की बात करा जा रहा है, चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका ऑप्शन क है, क में कहा जा रहा है राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन ख है, प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन ग है, निर्वाचन आयोग द्वारा। और ऑप्शन घ है, सांसदों के द्वारा। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। निर्वाचन आयोग क्या करता है, इसे देता है। निर्वाचन आयोग का और भी काम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे निर्वाचन आयोग का काम है वोटर लिस्ट बनाना, पहचान पत्र बनाना, वोटर लिस्ट में लोगों को नाम जुड़वाना और चुनाव कराना। चुनाव से संबंधित किसी भी मामला का सुनवाई भी वहीं करता है। यहाँ पे थाना का कोई अधिकार नहीं होता है, वहीं अपना अनुशासन भी वहाँ पे लगाता है। चलिए और भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। आज का आपका 27 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन क है, राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन ख है, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन ग है, लोक जनशक्ति पार्टी। और ऑप्शन घ है, भारतीय जनता पार्टी। इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बदलते रहता है, लेकिन आपके किताब के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन ग, लोक जनशक्ति पार्टी। अभी भारत में 6 प्रकार के दलीय व्यवस्था है, यानी 6 प्रकार के राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। चलिए आपका आज का 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 28 नंबर में कहा जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। यानी जनता दल को यूनाइटेड पार्टी भी कहा जाता है और जनता दल पार्टी भी कहा जाता है। तो इसका गठन पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया गया है, क में 1992 ईस्वी। ऑप्शन ख में 1999 ईस्वी। ऑप्शन ग में 2000 ईस्वी। और ऑप्शन घ में 2004 ईस्वी। तो दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1999 ईस्वी को राष्ट्रीय दल यानी यूनाइटेड पार्टी की गठन किया गया था। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो मिलान करने से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से
मिलान करना है। यहाँ पे सूची 2 होगा दोस्त। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं दोस्त। आपका समाजवादी पार्टी का आंसर हो जाएगा साइकिल छाप। यहाँ पे चुनाव चिन्ह, ये जो है आपका चुनाव चिन्ह दिया गया है। चुनाव, ये जो है चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है दोस्त, यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी का साइकिल छाप, राजद का लालटेन छाप, लोजपा का बंगला और जेडीयू का हो जाएगा तीर छाप। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त। ये भी मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया है। एक तरफ आपका पार्टी दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपका सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे पार्टियाँ इधर भी दिया गया है कि एनडीए है या फिर क्या है। तो आपका कांग्रेस पार्टी हो जाएगा यूपीए, आपका भारतीय जनता पार्टी का आंसर हो जाएगा एनडीए और कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा थर्ड फ्रंट, यानी राष्ट्रीय दल भी इसको कह दिया जाता है। और आपका जो है यहाँ पे गौ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो होगा क्षेत्रीय पार्टी है। चलिए आपका अब आते हैं दोस्त हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है बिहार में हुए छात्र आंदोलन। यहाँ पे दोस्त आपका पहला प्रश्न है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। दोस्त आपका 1 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर होगा, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण इस प्रकार है दोस्त। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुए अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार में छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। इसका प्रमुख कारण यही है कि बिहार में जो था बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और खाद्यान्न में जो कमी हो गया था, इसकी कीमत में वृद्धि हो गया था, इसलिए बिहार के जो छात्र है वो आंदोलन किए थे। दोस्त आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है चिपको आंदोलन। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इसका उत्तर होगा, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में जंगल की कटाई पर रोक तथा पेड़ को नहीं काटने देना था। इस आंदोलन में स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों के आर्थिक मुद्दों को उठाकर उसके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की गई। महिलाओं ने इस आंदोलन का दायरा और भी विस्तृत कर दिया। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। अन्य सामाजिक मामले भी इस आंदोलन से जुड़ गए। दोस्त जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक मुद्दा पे अगर आंदोलन हो रही है तो उसमें बहुत सारे मुद्दा आकर के शामिल हो जाता है, और जब बहुत सारे मुद्दा उसमें जुड़ जाएगा तो लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस तरह से वो एक क्रांति का रूप ले लेगा, वो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। जैसा कि ये चिपको आंदोलन हुआ था, इसमें महिलाएं भी अपने जो हस्बैंड उसके हुआ करते थे बहुत ज़्यादा दारू पी करके, यानी कि ताड़ी पी करके आते थे और अपने पत्नियों को सताते थे, इसलिए महिला भी इसमें आकर के पार्टिसिपेट कर लिया। चलिए आपका 3 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है। 3 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वैसा संगठन होता है जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता है, अपितु राजनीतिक दल द्वारा समर्थित होता है, जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन संघ इत्यादि। ये क्या होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं। दोस्त आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी। दोस्त इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी मुक्त बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाये कर्ज माफ़ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की थी। इसमें जो किसान यूनियन था इसका प्रमुख मांग था। दोस्त हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि अब तक इसे लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दे दोस्त अब तक। चलिए आज का आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर में कहा जा रहा है सूचना के अधिकार। यहाँ पे देखिए, सूचना के अधिकार
आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका आंसर होगा आपका, सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य लोगों तक समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी प्रश्न भी शामिल है। इसके अंतर्गत लोगों को यह अधिकार होता है कि सरकार द्वारा बनाए सूचना सेल से हम अपनी समस्त जानकारी मुहैया कर सके, जिसके अंतर्गत सरकारी दफ्तरों के विभिन्न कामकाज, विधि, सरकार की नीति, सरकार की भावी योजना आदि भी शामिल है। अर्थात सूचना का अधिकार लोगों को 2005 ईस्वी में इसलिए दिया गया था, 2005 में, कि कौन सी योजना भारत सरकार चला रही है, देश चला रही है, उसे लोगों को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए सूचना के अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने बनाया और इस पर राष्ट्रपति का मुहर 2005 में, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ पे 2005 होगा, नहीं ठीक तो है, 2005 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, 2005 ठीक था दोस्त। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार है, राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी अधिक से अधिक लोगों के हितों की बात संसद में करा जाए उसे हम राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक पार्टी कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, यहाँ पे एग्जाम्पल को, जैसे मतदान करना, इसके अलावा चुनाव लड़ना, नीतियाँ बनाना या फिर कार्यक्रम को तैयार करना होता है। दोस्त आपका 7 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है? इसका आंसर होगा, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। आज का आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये VVI में रखिएगा। और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा गया था कि राजनीतिक दल का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो चलिए आपका दल बदल कानून क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्त इस प्रश्न का उत्तर होगा, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है। इसे ही दल बदल कानून कहा जाता है। अर्थात एक विधायक और सांसद जो है बार बार पार्टियां न बदले, जिससे आम जनता को तकलीफ़ों को झेलनी पड़ती है, इसलिए ये कानून बनाया गया है। आज का आपका 9 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय का, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? दोस्त 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे सामाजिक दल है जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। उनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि पूरे देश स्तर पर भी राजनीतिक पार्टियाँ होती है। और इसे जैसे कि आपको आगे बताएंगे कि एक राजनीतिक पार्टी कब बन सकती है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। आज का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कहा जा रहा है, जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष में उत्तर दें। दोस्त इस प्रश्न का उत्तर अपने पक्ष में देना है, अर्थात अपने ही शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने इस कथन से सहमति के लिए निम्नलिखित पक्ष या तर्क है।
यानी कि क्या तर्क है, इसे देखेंगे। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष के चलते हुआ है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जन संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे सुदृढ़ करने में जन संघर्ष की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, अर्थात जनता के सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले लेने में जन साधारण के विचारों की अनदेखी करता है तो ऐसे फैसले के खिलाफ जन संघर्ष होता है। यानी कि जनता के हिसाब से अगर कानून नहीं बनता है तो जनता क्या करती है, उस सरकार के प्रति आवाज़ उठाती है और सरकार पर दबाव बना करके आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी विकास में आने वाली बाधाएं को भी दूर हो जाती है। यानी कि जब लोगों को, आम जनता को लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है तो उसके प्रति जनता आंदोलन करती है। दोस्त, आपका 2 नंबर प्रश्न होगा आज का दीर्घ उत्तरीय का। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? दोस्त, आपका उत्तर होगा बिहार में छात्र आंदोलन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्नों की कमी और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के चलते सरकार के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन सरकार के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके आह्वान पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश की महत्वपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सरल लोकतंत्र की स्थापना करना था। जयप्रकाश की इच्छा थी कि बिहार का यह आंदोलन अन्य प्रांतों में भी फैले। उसी समय रेलवे कर्मचारी ने भी केंद्र सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ा। जयप्रकाश नारायण ने 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। इससे पहले राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैलियां कभी नहीं हुई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए प्रभाव डालना शुरू किया। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी को लगा कि ये हमको हटाने का एक षड्यंत्र है, इसलिए आपातकाल लागू कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दलों के विरुद्ध नेताओं को जेल में डाल दिया। आपातकाल के बाद 1977 ईस्वी की लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें जनता पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री बन गए। वास्तव में बिहार का छात्र आंदोलन कालांतर में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का स्वरूप ले चुका था, जिसकी परिणति 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हार और जनता पार्टी की जीत से हुई। अतः हम उपयुक्त कथनों के आधार पर यह कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। दोस्त, आज का आपका 3 नंबर प्रश्न है। दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए हमें खेद है। हमें भी आंसर आपको समझा के ही बतानी पड़ेगी ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, समझने में सहूलियत हो। हम आशा करते हैं कि अब तक आप समझ पा रहे होंगे सही से। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े और अपने पक्षों में उत्तर दे। क में कहा जा रहा है क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। ख में कहा जा रहा है दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। ग में कहा जा रहा है जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। घ में कहा जा रहा है भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। सबके बारे में हम बताते हैं, चिंता न कीजिए। चलिए पहले क स्टार्ट करते हैं।
आपका क का उत्तर यहाँ से शुरू होता है। क्षेत्रीय भावना उग्र होने पर क्षेत्रवाद की स्थिति पैदा होती है, जिससे देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। अतः क्षेत्रीय भावना कुछ हद तक लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन सकती है। आपका ख नंबर में कहा जा रहा है, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। आपका उत्तर होगा, यहाँ से शुरू होता है, दबाव समूह के बारे में। वास्तव में दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अतः यह कहना कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है बिल्कुल ही निराधार है, यानी गलत है। इसे समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, ग में कहा जा रहा है, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। दोस्तों, आपका उत्तर होगा, जन संघर्ष से ही लोकतंत्र का विकास होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं इसे सुदृढ़ करने में जन संघर्ष की अहम भूमिका होती है। अतः लोकतंत्र जब संघर्ष के द्वारा विकसित होता है, यह लोकतंत्र का विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। आपका क्वेश्चन घ में कहा जा रहा है, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, इसे बताना है। आपका उत्तर होगा, यह कहना कि लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, सरासर ये गलत है। ज्ञातव्य है कि चिपको आंदोलन एवं ताड़ी विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया मेघा पाटेकर ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया। अतः समय समय पर लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं ने अपनी स्थिति दर्ज कराई है, यानी कि महिलाओं की स्थिति में वर्तमान समय में अब संख्या बढ़ रही है। चलिए, आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, दोस्त, राजनीतिक दल, यहाँ पे राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? आपका उत्तर होगा, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की परिकल्पना करना बेईमानी है। लोकतंत्र देश में राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुका है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आप इसका आंसर लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। आज का आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किसी प्रकार योगदान करते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी भी देश का विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होंगे, उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक समाज एवं राज्य की एकता एवं राजनीतिक स्थायित्व का होना आवश्यक है। इन सभी कार्यों में राजनीतिक दल ही मुख्य भूमिका निभाती है। लोकतांत्रिक देश में साधारणतः यह देखने को मिलता है कि सामान्य नागरिक को जिस कार्य के बदले जितना मिलता है उसी में वह संतुष्ट रहता है। उससे ज़्यादा पाने की इच्छा उसमें कम रहती है। इसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल ही नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्त, आप इसका आंसर इतना ही लिखेंगे और इतना ही समझ लेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसे पढ़ दे रहे हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करती है। राजनीतिक दलों में विभिन्न जातीय धर्मों, वर्गों एवं लिंगों के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने अपने जाति, धर्म एवं लिंग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। राजनीतिक दल ही
किसी देश में राजनीतिक स्थितित्व स्थायित्व ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल सरकार के विरोध की जगह उसकी रचनात्मक आलोचना करे। पैराग्राफ चेंज करके, राष्ट्रीय विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शासन के निर्णयों में सबकी सहमति और सभी लोगों की भागीदारी हो। इस प्रकार के काम को राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल संकट के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य आदि। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की नीतियों एवं कार्यक्रमों को विधानमंडल से पास होना आवश्यक होता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से विधानमंडल ऐसी नीतियाँ एवं कार्यक्रम पास करने में सहयोग करते हैं। इन्हीं सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल बहुत ही व्यापक रूप से योगदान करते हैं। दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आप पहला पैराग्राफ को लिख करके और लास्ट पैराग्राफ में जोड़ देंगे, या फिर दूसरा पैराग्राफ को लिख करके लास्ट पैराग्राफ को जोड़ देंगे तो आंसर इसका हो जाएगा। इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। आज का आपका 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य बताएं। दोस्त, इसका उत्तर लॉन्ग है, हम कई पॉइंट में इसका आंसर बता रहे हैं। आप इसमें से 2-3 पॉइंट ही लिखिएगा। नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना राजनीतिक दलों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहले ये लिख लीजिएगा। पहला है नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मतदाता भी उसी राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देती है जिसकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाले होते हैं। 2 नंबर में नोट कीजिएगा, लोकतंत्र का निर्माण। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियाँ, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि का सहारा लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, ये है। 4 नंबर पॉइंट होगा दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाने, अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना इत्यादि। 5 नंबर पॉइंट है ये दोस्त। ये 6 नंबर पॉइंट है दोस्त। आज का आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका 6 पॉइंट हम बता दिए हैं, इसमें से 2 से 3 पॉइंट आप लिखिएगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न का है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हैं और इसके मापदंड क्या है। दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जीतना आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए ये VVI कर लेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में 2% सीट या फिर 11 सीटें जितना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। इस तरह
राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक होता है, तभी जाकर के उसे राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक पार्टी की मान्यता मिलती है और तब वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल वो बन जाता है। यह उसका मापदंड होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने कला से संबंधित मुद्दा को इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसमें 10th क्लास के कई सारे प्रश्न डाल दिए गए हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।